न्यूज फ्लैश पर देख रहे हैं आपका बजट। और आज गोल्डन बॉर्डर के मधुबनी साड़ी में निर्मला सीतारमण ने 77 मिनट की अपने भाषण में बुलंद इरादों के साथ पानी तो 5 बार पिया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को लगातार 8वां बजट पेश करके पानी भी पिला दिया और ये महसूस करवा दिया कि बुलंद इरादे हैं। अब देखना ये होगा कि ज़मीन पर कितने उतरते हैं। हमारे साथ न्यूज फ्लैश के न्यूज रूम में गहमा गहमी बजट को लेकर है। हमारे साथ मौजूद हैं उद्योग जगत का, राजस्थान के उद्योग जगत का बड़ा नाम अजय अग्रवाल। हमारे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज महेंद्र सिंह खेड़ी और राजस्थान की पत्रकारिता का चमकता हुआ नाम और हमारे अपने ब्रजेश व्यास हमारे साथ हैं। मेरा सबसे पहला सवाल अजय अग्रवाल जी आपसे, सुबह से धड़कनें, आप तो बड़े अभ्यस्त हो चुके हैं इन धड़कनों के बढ़ने के, थमने के, इनके अंदाज को परखने के। अदम गौंडवी का एक शेर था, वो सुनाता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि ये शेर जो लिखा गया था, ये चरितार्थ अभी तक है या ये कुछ बदल गया है, क्योंकि लगातार बदलते हुए दौर की बात की जा रही है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। तो क्या ऐसा लगता है, आप तो बहुत बजट देख चुके हैं, लंबा जीवन आपने बजट देखा है, तो ये बजट कैसा है, इस पर आप देखिए। आपने जो अभी बात कही है वो एकदम अक्षर से सत्य है कि ये अभी तक हमारे को विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोगों ने जो एक आम आदमी मिडिल क्लास के लिए एक उम्मीद करी थी कि इस जो बजट आ रहा है इसमें इनकम टैक्स में एक रिलीफ मिली जाए। तो इनकम टैक्स में जब रिलीफ मिली और वो सीधे ही हम लोगों को उम्मीद थी कि भाई किसी को भी जो कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट या दूसरी चीज़ कर रहे थे कि 10 लाख तक की छूट मिलेगी, 10 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स का स्लैब नहीं आएगा। उसको भी वही अगेन वही हमारे को एक तरह से कहते हैं चौंकाते हुए किया। 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं वाला जो स्लैब जो बनाया गया, जो पहले न्यू रिजिम में 7 लाख था उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए किया गया। तो निसंदेह हमारे उम्मीदों के ऊपर एक कहते हैं मिडिल क्लास की उम्मीदों पर, एक व्यापार जगत की उम्मीदों पर एक बहुत अच्छा सा ये हम लोग को एक संदेश मिला। बट अगेन आपने जो एक बीच में हमारे को एक छोटा सा क्या अगेन प्रश्न ये लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके साथ में कोई इफ एंड बट सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहेंगी, क्योंकि अभी तक मिडिल क्लास को कोई पिछले 5 सालों में कोई भी रिलीफ का ऐसा कोई दिखा नहीं था क्षण कि जहाँ पे मिडिल क्लास को रिलीफ मिले। पर इस बार निसंदेह एक हमारे को ऐसा लगा कि कई सालों के बाद में 12 लाख रुपए तक की जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिए, ये एक अच्छी रिलीफ दी है। इससे आम आदमी की जेब के अंदर कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा जो अच्छा कह सकता है कि वो बढ़ेगा और वो बजट का वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं मार्केट में आएगा तो मार्केट की इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, बिक्री बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये उम्मीद लग रही है कि इस बार पहले की तुलना में मिडिल क्लास के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। तो ये एक अच्छा निसंदेह हमारे लिए साइन है। चलिए, अजय अग्रवाल जी कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संशय है, वो आने वाले दिनों में महसूस होगा। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है, क्योंकि कांग्रेस को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस जब कहती है तो आजकल देश सुनता है और कहीं ना कहीं बदलाव भी होता है। तो अब चूंकि दिल्ली में चुनाव हैं महेंद्र जी, और बजट आपने देखा है, बड़े बुलंद इरादों का बजट है, अब क्या कहना चाहती है कांग्रेस कि बजट कैसा है? देखिए, ये बजट देश का बजट था और सब लोगों को उम्मीद थी। घरेलू में रसोई से महिलाओं को उम्मीद थी, किसान को एमएसपी की उम्मीद थी, जवान को पेंशन के अंदर और उनको कोई फैसिलिटी मिले उसकी उम्मीद थी, और युवाओं को रोज़गार की उम्मीद थी। ये बजट एक सिर्फ दिल्ली और बिहार 2 ही प्रदेश के संबंध में चर्चा थी। इस देश के लिए किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया। हमारे राजस्थान में आप बात कर रहे थे पानी पिलाने की, तो सबकी उम्मीद थी कि ये ERCP राष्ट्रीय परियोजना बनेगी, उससे हमारे यहाँ अच्छा पानी का स्रोत डेवलप होगा और यहाँ पानी लोगों के, किसानों के लिए, खेती के लिए डेवलप होगा। पर यहाँ इस बजट को कहीं भी पूरे देश के अंदर कहीं हम लोग देख नहीं सकते कि उन्होंने आम आदमी, गरीब की कहीं इस बजट के अंदर बात की है। और जुमलों वाली बात होती है, कभी कहा जाता है कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, कोई कहता है ये तो जुमला था। तो आप इनकी विचारधारा खुद समझ सकते हैं कि ये देश की जनता को
जुमलों में, बहकाने में और बांटने का काम बीजेपी करती है। इस बजट के अंदर आपने साड़ी की बात की तो बिहार की बात हो गई। तो इनको बिल्कुल भी देश का कोई बजट नहीं है, किसी वर्ग का इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ एक बात की है तो आगे उद्योगपतियों को कहाँ कैसे क्या, लोगों को जो बड़े लोग हैं, हमें नया डेवलपमेंट जब भी होगा जब हमारे छोटे उद्योगपतियों के लिए इस बजट पे कोई बात की जाती है। रेलवे के अंदर हम लोग सब देखते थे, हम लोग पहले भी इस बजट देखते थे तो हर आदमी को पता लगता था कि रक्षा का बजट आया, चिकित्सा का बजट आया, रेलवे का बजट आया, किसान का बजट आया, आम आदमी की बजट आया। पर इसमें कोई ऐसी बजट के अंदर बात नहीं गई। पहली बार अगर बुजुर्ग कई लोग देख रहे होंगे तो उस देख रहे होंगे ये देश का बजट किस आधार पे उन्होंने पढ़ा है। ये सिर्फ अपने आप को, लोगों को मिसगाइड करने का बजट है। और ये जो बताया गया है कि टैक्स के अंदर 10 से 12 लाख रुपए की जो छूट है उसको भी अभी क्लियर नहीं किया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनकी क्या सोच है, क्या है जनता के प्रति इनका। कहीं बजट के अंदर कुछ भी अभी तक नहीं दिखा है। ब्रजेश जी, बजट पर बिल्कुल एकदम हटके एक सवाल की एक शब्द इस बार आता रहा है कि पेपरलेस बजट, यानी कि आप अपने अरमान सब दिल के अरमान दिल में आंसुओं में बह गए, और या कुछ भी जो कहना चाहते हैं जो आप लिख के सब कह सकते थे वो अब पेपर कुछ रहा नहीं है। अब तो एक गैजेट है और एक आईपैड है, उस पर बजट का चर्चा है। तो आपको क्या लगता है, किसी ने बहुत खूब कहा है कि तूने खत में क्या लिख डाला, ऐसी क्या नादानी हो गई और मेरे घर तक आते आते चिट्ठी पानी पानी हो गई। तो क्या लगता है कि ये चिट्ठी वाकई में पानी पानी हुई है? क्योंकि कांग्रेस कहती है, महेंद्र सिंह कहते हैं कि पानी पिया, पानी पिलाया, लेकिन पानी हम तक पहुंचा नहीं और पानी पहुंचने की चर्चा नहीं चल रही है। राजस्थान के लिए पानी बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल सबसे पहले जो मेरा जो मुख्य सवाल है वो ये कि पेपरलेस बजट पर क्या कहना चाहते हैं ब्रजेश व्यास। और दूसरा सवाल ये कि जो पानी कांग्रेस मांग रही है राजस्थान के लिए, वो पानी के बारे में सरकार कैसे, दिल्ली कितना गंभीर हो और कब गंभीर हो, क्या सोचते हैं आप? देखिए, हम लोग राजनीति से हट के बात करते हैं। बजट की आपने कहा कि बह गए, मैं तो ये कहता हूँ कि पहली बार है जब प्रधानमंत्री तो एक दिन पहले ही कह गए कि ये आम आदमी का बजट होगा या आम आदमी को इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये आम आदमी से जुड़ा हुआ बात जो की, उसके संदर्भ में राजनीति से अलग हट करके कि मैं एक पत्रकार हूँ, उस हिसाब से मैं वो जिन चीज़ों को देख रहा हूँ बजट में, वो ख़ास बात ये है बजट में कि सरकार को शायद ये समझ में आ गया कि आप पैसे की रोक टोक करेंगे तो पैसे की रोक टोक आर्थिक रूप से तंगी लाएगी। पैसा, अर्थव्यवस्था में पैसा उसी तरह है जैसे आपके शरीर में रक्त प्रवाह है। अगर आप रोक टोक करते हैं, आप तमाम तरह की कुछ पाबंदियां लगाते हैं, तो उससे वो प्रवाह रुकता है। और अगर प्रवाह रुकता है तो उसका असर इकोनॉमी पे पड़ता है कि पैसा, अगर आम आदमी हो या कोई भी आदमी, देश का नागरिक, अगर पैसा खर्च करने में कंजूसी करता है तो फिर उसका असर, क्योंकि पैसा रुक गया तो उसका असर इकोनॉमी पे आता है। अभी इस बजट में जो मैं देख रहा हूँ वो सरकार ने प्रोत्साहित किया है कि आप अपनी जेब से पैसा निकाल के बाजार में दें। अब वो देगा कब? जब उसको टैक्स से संबंधित कुछ छूटों का उसको लगेगा कि हाँ, मेरी इनकम है उसमें से मैं इतना दे सकता हूँ, उसका टैक्स नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये जो पुरानी पॉलिसी, मैंने पहले भी कहा कि पहले भी ये था कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो, सीधा पैसा, जब आदमी को ये रोक टोक नहीं होगी मेरे टैक्स क्या है। तो पहले कल भी एक बात उठी टैक्स टेररिज्म की, तो मुझे लगता है कि वो उसको लेकर के सरकार ने बहुत कुछ इसमें देखने की कोशिश की कि ये एक माहौल जिस तरह का देश में बन रहा था कि बहुत टैक्स का प्रभाव है या एक आदमी टैक्स से दब रहा है, तो उसको रिफ्लेक्ट किया है आज के बजट में। एक और बात जो मुझे लगती है इस बजट के अंदर वो ये है कि बिहार चुनाव है और दिल्ली चुनाव है। मुरमुरा जो क्या कहते हो आप, वो बोर्ड, मखाना बोर्ड, तो वो मखाना बोर्ड बनाया है। तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार को, अपने मधुबनी के भी हमारे साथियों ने बात की कि मधुबनी साड़ी की आपने भी बात की, तो ये साधने की बात है। और निश्चित तौर पर जब पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये सब काम करती है, उनके बजट में वो सब रिफ्लेक्ट होता है जो कुछ आने वाले दिनों में। और पॉलिटिकल माइलेज लेने की सबसे पहली बात होती है कि पॉलिटिकल माइलेज लिया जाएगा। तो इस बजट में जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि
टैक्स को लेकर के जिस तरह की छूट दी है, तो आम आदमी की को राहत देने की कोशिश सरकार की रही है और उन्होंने इस बजट में उसको शामिल किया है। लेकिन जो बिंदु छूट गए, जो भी साथी बात कर रहे थे, बात ये थी कि महंगाई पर कोई सीधी चोट नहीं इसमें लगी, कोई जवाबदेही नहीं है कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। केवल हम ये चाहें कि दलहन को कंट्रोल कर लेंगे या दलहन को 6 साल में हम तुअर की दाल और ये सब, तो वहाँ बाकी बाजार का कोई नहीं बताया कि महंगाई से कैसे आम आदमी को राहत मिलेगी। जो आम आदमी आहत है तो महंगाई से पेट्रोल डीजल, ईवी का सॉल्यूशन उन्होंने बताने की कोशिश की कि ईवी के जरिए, लेकिन अभी तो उसको देना पड़ रहा है पेट्रोल डीजल पर। तो कुछ बिंदु है जो अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। हालांकि माहौल है कि आम आदमी का बजट है, सब बजट में घोषणाएं होती है, किसानों को ये करेंगे। अगर आप बात करें उद्योग की, तो उद्योग में जो नए आएंगे उनको, महिलाओं को 2 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा, एमएसएमई में मिलेगा, दलित में जो महिलाएं उनको मिलेगा। लेकिन कोई बहुत बड़ी घोषणा, औद्योगिक कोई रूट मैप दिखाई देता हो इसमें, उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा कि कोई उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए कोई सीधा रोड मैप हो। वो सीधा रोड मैप जैसा अभी बात भी की कि समझना पड़ेगा अभी आगे, क्योंकि सीधे सीधे तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसमें कोई उद्योगों के लिए बात है। ये आंकड़े हैं, कैरेमल, जब पॉपकॉर्न कैरेमल हो जाता है तो उस पर 12% जीएसटी बढ़ जाता है, और जब पॉपकॉर्न केवल पॉपकॉर्न रहता है तब वो 5% जीएसटी के साथ रहता है। तो ये सरकार के आंकड़े हैं, और जब बिहार में चुनाव है तो फिर मखाना बोर्ड है। लेकिन अजय जी, मेरा एक सवाल आपसे, बहुत बेहद संवेदनशील सवाल, कि आप व्यापार को, आप लोगों को, समाज को, सबको बड़े नज़दीकी से देखते रहे हैं। 1 फरवरी का मायना पूरे देश में ये है कि बजट आ रहा है, बजट आया है और बजट चला गया। लेकिन 140 करोड़ लोगों को ऐसा कब महसूस होगा कि 2 फरवरी का सूरज उगे, सुबह हो, लोग थैला लेके निकलें, सब्जी वाला कहे कि बाबूजी सब्जी सस्ती हो गई है, कपड़े की दुकान पर चढ़ें तो कपड़े वाला कहे कि ये सस्ता है। अगर कहीं वो पैसा, कहीं भी जहां उन्हें पैसा देना है वहां पर ये प्रभाव आए, वो नया सूरज कैसे उगेगा और उसकी कल्पना साकार कैसे हो सकती है, बिल्कुल जमीनी स्तर पर। देखिए, इसके अंदर है ना, आप जो कह रहे हैं वो वाली बात होगी तो सही, पर दूसरे तरीके से होगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि जब झोला लेके जाएं तो सस्ता हो जाएगा। इसमें ये हो जाएगा, जो लेने जा रहा है उसके जेब में पैसा आ जाएगा तो वो लेने लायक बन जाएगा। आज की स्थिति ये हो रही है कि चाहे हम मिडिल क्लास हैं या एमएसएमई सेक्टर है, जो भी चीज़ है, उसके पास पैसा बचत नहीं आ रही, तो वो जब खरीदने जाता है तो उसके आउट ऑफ रेंज हो जाता है। कोई भी चीज़ के लिए, अगर आप चाहे कहें आम दलहन के लिए कहें, सब सब्जी के लिए कहें, जैसे अभी बताया ना कि इकोनॉमी के फैक्टर के ऊपर अभी जैसी ने जैसे बताया था कि क्लियरिटी नहीं है, सेम ऐसे ही कि नई घोषणा तो हो रही है पर जो पुराने रोजगार या पुराने उद्योग जो चल रहे हैं उनको बचाव करने के लिए कुछ नहीं करा। सेम ऐसे ही जो आम आदमी है उसके जेब में पैसा किस तरीके से बढ़े। जैसे एक डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी ये बताया कि इनकम टैक्स का रिलीफ एक तरह से आएगा, पर दूसरी तरफ इनका इफेक्ट देखिए, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि महंगाई इससे नहीं बढ़ेगी, सस्ता होगा। जब पैसा आएगा, जब बाजार में जाएगा, बाजार में चीज़ की होगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके हिसाब से तो महंगाई कहीं ना कहीं वो बढ़ती है। बट ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी, जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग बाग हैं, उनके पास में खरीदने की क्षमता हो, हिंदुस्तान की पर कैपिटल इकोनॉमी वो बढ़े, उनके जीडीपी बढ़े, आम आदमी के पास में जेब में पैसा आए। वो करने के लिए उनको रोजगार के सृजन करने पड़ेंगे। जो छोटे मिडिल क्लास जो अपने व्यापार हैं, जहाँ पे छोटे छोटे रोजगार मिलते हैं, जैसा कि एपी इस बजट में बताया कि 5.7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स है। अगर आप देखा जाए तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था इन एमएसएमई के साथ में चलती है। पर इन एमएसएमई के लिए ये तो कहा गया कि 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ लोन दे दिया जाएगा, स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा, पर जो चल रही हैं, एग्जिस्टिंग चल रही हैं, वो डे बाय डे खत्म होती जा रही है। अगर अपन बजट में उठा के थे कि 2 साल पहले 6 करोड़ एमएसएमई थी, जो आज इन्हीं के रिकॉर्ड के हिसाब से 5.7 करोड़ एमएसएमई है। तो वो जो एमएसएमई यूनिट्स कम होती जा रही हैं, वहाँ पर क्या है, उनको चाहे बिजली की सुविधा नहीं मिल रही है, उनको जो लैंड मिलती है वो लैंड मिलने में दिक्कत आ रही है, लैंड इतनी कॉस्टली पड़ रही है कि वो अपने उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा भी करना चाहिए कि इनको छोटे लेवल के ऊपर, गांव-गांव के अंदर छोटी छोटी जगह के ऊपर उद्योग रोजगारों का सृजन करना चाहिए। चाहे वेयर हाउसेज बनाएं, चाहे वहाँ पे जो प्रोडक्ट पदार्थ पैदा होता है
उसको अगर वो बढ़ाएंगे तो उस गांव की, उस जगह की, शहर की वो इनकम बढ़ेगी। वो इनकम बढ़ेगी तो उनकी जेब में पैसा आएगा, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। तो वो बाजार में जब जाएंगे तो ये नहीं कह सकते कि मैं आज केला नहीं खरीद सकता, आज मैं सेब नहीं खरीद सकता, या मैं आज इस बाजार में जाके मैं ये मूवी नहीं देख सकता। तो कहीं ना इसको हम आज की इकोनॉमी जो कहें, आने वाला जो समय है उसमें ये होना होगा कि हमारे को हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए रोजगारों का सृजन, और जो छोटे रोजगार बचे हुए हैं उनको बचाना पड़ेगा, जिस पे अभी तक इस बजट के अंदर भी कोई ऐसा ध्यान नहीं देगा कि वो कैसे बचेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे उन लोगों को आगे तक मिले। वो उस चीज़ों पे, रोजगार पे, इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देगा इस बजट। महेंद्र सिंह खेड़ी बहुत इत्तेफाक रखते होंगे जब अजय अग्रवाल जी ने ये कहा होगा कि कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ क्रांतिकारी कुछ होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि क्या ऐसी क्रांति हो, और कौन सा ऐसा 2 फरवरी का सूरज हो कि जिस पर उम्मीदों का बड़ा सवेरा हो, उम्मीदों का बड़ा आसमान लोगों को दिखे, और लोगों को ये लगे कि हाँ ये बदलाव हो रहा है। और ये जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं। तो ये आप ये कह के नहीं बच सकते कम से कम कि ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है, संवेदनशील है। ये जवाब आपको भी देना चाहिए कि वो सवेरा कब होगा जब लोग कहेंगे कि हाँ सरकारों ने हमारे लिए कुछ किया है। देखिए, आज देश जहाँ पहुँचा है उसमें हर सरकार ने कहीं ना कहीं उनको बढ़ाने में, रोज़गार को बढ़ाने में, किसानों को आगे लाने में कहीं ना कहीं सहयोग करती हैं। पर जब बजट आता है तो हमारी चर्चा उस बजट पे होती है कि उस सरकार ने बजट के अंदर किसको क्या दिया है। तो आज नरेगा के अंदर जो गांव के अंदर गरीब वर्ग है, जो गांव में खेती करता है, 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा पे उसकी फसल भी ख़राब हो जाती है तो उसको सरकार कुछ दे नहीं पाती, पर नरेगा के माध्यम से वो अपना घर का खर्चा चलाता है, जिससे उसका खर्चा घर का वो अपना चलाता है, 2 रोटी खा लेता है। तो उसमें वो आदमी देख रहा था कि हमारा रोज़गार 10 दिन का, 20 दिन का, 100 दिन का बढ़ेगा, पर वहाँ उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। आज जो मिडिल क्लास के नीचे का वर्ग है वो ये देख रहा था पेट्रोल डीजल की रेट कम होगी। ये एक बहुत बड़ा तबका है जिनको रिलीफ मिलनी थी, किसान से संबंधित हो या पेट्रोल डीजल से संबंधित हर आदमी की जेब में। जब आप बात कर रहे थे घर से निकले तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट तो यही था कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर दायरे में लेके आया जाए और उसकी रेट कम की जाए, जिससे हर वर्ग को फ़ायदा मिले। अब रोज़गार डेवलप करने की बात है, या हमारे देश के अंदर हम लोग नए लोगों को कहाँ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर प्रारूप से चर्चा होनी चाहिए थी। पर अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए कि बजट क्या है। जब कॉपी आएंगी, सब चीज़ पढ़ी जाएंगी, और खुद ने बजट में भी कहा गया है कि इस पे हम 2-4 दिन में क्लियरिटी लेके आएंगे। तो समझ से परे है कि इनकी सोच क्या है। चुनाव के आधारित बजट हो गया, दिल्ली का चुनाव है, 10 से 12 लाख कहाँ रुकेगा, कहाँ टैक्स लगेगा, इन चीज़ों को गंभीर है कोई भी सरकार किसी की भी हो। हम हमेशा इन चीज़ों का विरोध करते हैं कि देश के अंदर आम गरीब और जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, रोज़गार चाहता है, उसको रोज़गार मिले। चिकित्सा की बात करनी चाहिए थी। चिकित्सा के लिए आज सबसे बड़ी हम लोग जिस तरह देख रहे हैं, तो ग्रोथ तो महंगाई की जिस लेवल पे बढ़ चुकी है, उसको लोगों की जेब में ये टैक्स से कहीं रिलीफ नहीं मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि पैसा जेब में आएगा, बाज़ार में जाएगा, इस पैसे से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। सरकार को सीधा चिकित्सा के अंदर जो लोगों को, हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो लोगों को फ्री इलाज के लिए कहा था, तो पूरे देश के अंदर फ्री इलाज के लिए उस बजट में प्रारूप लाना चाहिए था। आज हमारे जो स्कूल हैं उसके अंदर हम लोग शिक्षकों की नियुक्तियां करें और कैसे उसको बढ़ाया जाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम बिल्डिंग बना दें, पर वहाँ पढ़ाने वाला अगर टीचर नहीं है तो उस बिल्डिंग का क्या मतलब, उससे शिक्षा कहीं हमारे यहाँ डेवलप नहीं होने।